आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के एक नए और सेपरेट एयर लॉन्च हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रोग्राम के बारे में, जिसको ALSCM के नाम से जाना जाएगा। ALSCM को लेकर DRDO काफी कॉन्फिडेंट है और DRDO काफी उत्सुक भी है। DRDO की तरफ से ये स्टेप इसलिए उठाया गया है कि भारतीय वायुसेना को एक लॉन्ग रेंज की प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रदान करना, लेकिन ये प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी अब सुपरसोनिक ब्रह्मोस से आगे बढ़कर एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल पे आ जाएगी। दरअसल अगर हम सोर्सेस की बात माने तो बताया जा रहा है कि ये जो एयर लॉन्च हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसको एक डेडिकेटेड एयर लॉन्च प्लेटफॉर्म के तौर पर विकसित किया जा रहा है। इसका कोई ग्राउंड वेरिएंट या नेवल वेरिएंट हमें देखने को नहीं मिलेगा और इसमें बहुत सारे एडवांस डिजाइन फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे, जो कि मुख्यतः एयर ब्रीदिंग हाइपरसोनिक फ्लाइट रिजीम को फॉलो करेंगे। इस मिसाइल को लेकर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसमें हमें डुअल कंबशन रैमजेट कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगी, जिसको आप DCR कॉन्फ़िगरेशन भी कह सकते हैं, जो कि इसमें इनहैंस एयर ब्रीदिंग ऑपरेशन में काफ़ी मदद करेगी और इसमें ओवरऑल वेट को भी एक टाइट लिमिट के अंतर्गत रखा जाएगा। ये जो DCR आर्किटेक्चर है, ये बेसिकली अलाउ करेगा कि जो रैमजेट स्टेज है, ये प्रॉपर मेंटेन रहे और ये रैमजेट स्टेज को एक फ्यूल रिच इन्वायरमेंट में ऑपरेट करने में मदद भी करेगी, जहां पर जो हॉट फ्यूल है इसको लगातार जो स्क्रैमजेट स्टेज है उसमें इंजेक्ट किया जाता रहेगा, ताकि एक स्टेबल कंबशन जो है वो पूरे स्पीड एनवेलप में हमें देखने को मिल जाए और ये मिसाइल अपने हाइपरसोनिक क्रूज को मेंटेन रख सके। हालांकि वैसे तो इस प्रोग्राम को लेकर अभी ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन सोर्सेज ये मानते हैं कि ये जो नई हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होने वाली है, ये मुख्यतः जो हमारे सुखोई 30M की आई है और तेजस की फ्लीट है उसमें देखने को मिल जाएगी। दरअसल रिपोर्ट्स यहाँ तक कहती हैं कि इनका इंटीग्रेशन इतना सीमलेस होगा कि सुखोई 30M की आई फ्लीट में इनको इंटीग्रेट करने के लिए कोई मेजर स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली है। यानी कंपैटिबिलिटी फैक्टर जो है वो हमें देखने को मिलेगा और आने वाले भविष्य में ये मिसाइल सुखोई 30M की आई के साथ भारत का एक प्राइमरी लॉन्ग रेंज स्ट्राइक प्लेटफॉर्म बन सकती है, जो कि एक हाइपरसोनिक डोमेन को लेकर आएगी। अब अगर हम एक्सपेक्टेड रेंज की बात करें तो इस एयर लॉन्च हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर यह दावा किया जाता है कि इसकी जो एक्सपेक्टेड रेंज है ये तकरीबन 1500 किलोमीटर के आसपास है। यानी कि भारतीय फाइटर जेट अपने टेरिटरी के अंतर्गत रहते हुए भी पाकिस्तान के जो क्रूशल मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उन्हें इजीली टारगेट कर सकते हैं। हालांकि इसकी टाइमलाइन को लेकर अभी कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं रखी गई है। अभी यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई है और अलग अलग चीज़ों का अध्ययन किया जा रहा है। अब यहाँ पर अगर आप DRDO की मंशा देखें तो DRDO की मंशा क्लियर है कि भारतीय वायुसेना को एक ऐसे स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रदान करना जो कि अनमैच्ड हो, क्योंकि हम सब ने ऑलरेडी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कितनी घातक होती है ये सब देखा। हमने ये भी देखा कि ये मिसाइल पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाई थी, लेकिन अब उसी चीज़ को एक स्टेप ऊपर जाकर DRDO सुपरसोनिक से हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी में ट्रांसफॉर्म कर रही है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये कैपेबिलिटी भविष्य के वॉरफेयर को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं मजबूत मानी जा रही है, क्योंकि एक तरफ जहां हमारे दुश्मन एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिप्लॉय कर रहे हैं, काउंटर क्रूज मिसाइल सिस्टम्स को डिप्लॉय कर रहे हैं, तो वहीं इस प्रकार के जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं ये एक नया रेवोल्यूशन ला सकती है और भारत को एक ऐसी मजबूत स्थिति दे सकती हैं जिसके आने के बाद जो भारत पर अटैक करने की मंशा है एनिमी की, उसके लिए एनिमी को कम से कम 4 से 5 बार अवश्य सोचना पड़ेगा। आप इस प्रोग्राम को लेकर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। साथ ही साथ ये भी बताएं कि और कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जिस पे ये मिसाइल इंटीग्रेट की जानी चाहिए। अगली रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं मुख्यतः जनरल इलेक्ट्रिक के बारे में। जनरल इलेक्ट्रिक को लेकर टाइम्स नाउ की हालिया रिपोर्ट आपको याद होगी, जहां पर जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से इंजन डिलीवरी को लेकर यह कहा गया था कि अभी फिलहाल 2025 खत्म हो चुका है, उस पूरे साल में सिर्फ 5 इंजन ही डिलीवर किए गए हैं। हालांकि उस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले 5 अतिरिक्त इंजन डिलीवर किए जाएंगे, जिससे इनके जो ओवरऑल नंबर्स हैं वो हमें 10 तक पहुंचते नजर आएंगे। लेकिन इसी बीच एक बार और बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में कितने इंजन डिलीवर किए जा सकते हैं इस पे चर्चा करी गई है। दरअसल जनरल इलेक्ट्रिक ने कारणों पर बात करते हुए भी एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट करी है। जनरल इलेक्ट्रिक ने कहा कि हम लगातार जो डिलीवरी हैं उनको सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सप्लाई चेन हर्डल्स एक ऐसा क्षेत्र है जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पाया है।
हालांकि उन्होंने ये अवश्य आश्वासन दिया है कि चीज़ें काफ़ी हद तक सामान्य हो चुकी है और इसीलिए वो अब ये दावा करते नजर आए हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2026-27 जो कि अप्रैल से शुरू होने वाला है, इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में तकरीबन 20 इंजन भारत को डिलीवर कर दिए जाएंगे। और यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक ये भी कहती नजर आई है कि वो एचएएल के जो प्रयास है प्रोडक्शन को एनहांस करने का, उसकी ज़रूरत को समझते हैं और वो भारतीय वायुसेना की स्थिति से भी परिचित है और इसीलिए उनका प्रयास है कि जो भी हर्डल है उन्हें जल्दी जल्दी क्लियर करके नंबर्स को बढ़ाया जा सके। देखिए, अगर हम आपको बताएं 2025 फाइनेंशियल ईयर की हालत, तो वहां पर कम से कम 20 इंजन्स की बात की गई थी और अगर हम 20 पे ना भी आए तो 12 इंजन तो कंफर्म थे कि मिल ही जाएंगे। लेकिन बाद में फिर डिले का खेल ऐसा चला कि अभी 2026 आ चुका है और अभी छठे इंजन का इंतजार हम लोग कर रहे हैं और देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मार्च तक हमें एग्जैक्ट कितने इंजन मिल पाते हैं, क्योंकि एचएएल एक तरफ जहां तेजस मार्क 1 के प्रोडक्शन को एनहांस करने पर काम कर रही है और दावा किया जा रहा है कि हम तकरीबन 20 से 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक बना सकते हैं। हम इस पर संदेह नहीं करते, निसंदेह एचएएल के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो ये काम कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमने अगर प्लेटफॉर्म बना भी लिए तो बिना इंजन के हम लोग करेंगे क्या, और यही प्रश्न इस समय पूरा देश पूछ रहा है। और जनरल इलेक्ट्रिक जो कि अभी तक ये बोल रही थी कि हमने चीज़ों को सामान्य कर लिया है, उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि पूरी तरीके से अभी सुचारू रूप से व्यवस्थाएं अभी ऑनलाइन नहीं हुई हैं। जैसे ही चीज़ें ऑनलाइन होती हैं तो चीज़ें काफ़ी सामान्य भी हो जाएंगी और डिलीवरी भी काफ़ी सामान्य हो जाएगी। हालांकि उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि ये जो इंजन हम दे रहे हैं ये ऑपरेटेड इंजन है, यानी कि ये अराउंड 85 टू 86 किलोमीटर तक का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। लेकिन फिर भी चाहे जो हो, हम अगर नंबर्स को देखें और डिलीवरी टाइमलाइंस को देखें तेजस की, तो अब यहाँ पर चिंता का विषय तो भारत के लिए है, क्योंकि अभी हम जिस डिलीवरी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस एयरक्राफ्ट के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वो एयरक्राफ्ट है 2021 में हुई एक डील का हिस्सा जिसके अंतर्गत 83 तेजस मार्क 1 की खरीद करी गई थी और अनफॉर्चुनेटली अभी पहला एयरक्राफ्ट भी इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर नहीं हो पाया है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि किस रेट से इंजन आएंगे और किस रेट से डिलीवरी होगी। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं चिंता का सबब बनी हुई हैं। हमने 2025 में ऑलरेडी एडिशनल 97 जेट्स के जो ऑर्डर हैं वो दे रखे हैं और अब हम फिलहाल अब एक उम्मीद लगा के ही बैठ सकते हैं जनरल इलेक्ट्रिक से कि उन्होंने जो वादा किया है वो उस पर बने रहेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम पूरी तरीके से अमेरिका पर डिपेंडेंट हो चुके हैं, पूरी तरीके से जनरल इलेक्ट्रिक पर डिपेंडेंट हो चुके हैं। हमारे पास कोई भी प्लान भी नहीं है, यानी अब वो इंजन दें या ना दें, फिलहाल हमें और कोई रास्ता दिखता नजर नहीं आ रहा है। हमें पूरी तरीके से जनरल इलेक्ट्रिक के आश्वासनों पर ही बने रहना होगा। तो यहाँ पर पहले भी ये चीज़ें सवाल उठते रहे हैं कि ओवर डिपेंडेंसी भारत के लिए सही होगी या नहीं, और उसका जवाब अब शायद हमारे सामने है। क्या जो भी हो, हम तो यही आशा करते हैं कि जनरल इलेक्ट्रिक ने जो वादा किया है वो उस पर बने रहेंगे और इंजन डिलीवरी की जो संख्या है अब वो लगातार बढ़ती जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।